हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायसीनगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। और मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल के लिए आरएनए के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। और अपने कहा था कि जो आरएनए होता है उसके 3 टाइप होते हैं। अपने कहा था आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए और एमआरएनए के बारे में अपने डिस्कस से पहले कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टीआरएनए। तो टीआरएनए के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीआरएनए। तो टीआरएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरएनए? तो टीआरएनए जो होता है इसको ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो एमाइनो एसिड होता है उनको जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ले जाने का काम करता है, जिससे क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ में जो अपने बात की थी एमआरएनए जो होता है उस पर जो कोडोन होते हैं उसके लिए जो एंटी कोडोन होते हैं वो एंटी कोडोन भी कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो टीआरएनए होता है उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इसको टीआरएनए या इसको अपने क्या कह सकते हैं ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए अपने इसको कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टीआरएनए के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में। नंबर 1 जो इसका पॉइंट है वो क्या कहता है कि इसकी खोज सर्वप्रथम होगलैंड ने की थी। तो जो टीआरएनए है इसकी खोज किसने की थी? होगलैंड ने की थी। कुछ अदर बुक है वहां पर आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। जो मेरे रिसोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो खोज हुई थी वो किसने की थी? होगलैंड ने की थी। बाकी आप इसको थोड़ा और देख लेना। ओके, उसके बाद में नंबर 2 जो पॉइंट है ये है इसके अंदर कि यह सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, या सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। नंबर 1 बात क्या थी कि टीआरएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर टीआरएनए? तो होगलैंड अपने इसका आंसर होगा। नंबर 2 क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, प्रेजेंस कहाँ होती है? तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो टीआरएनए होता है वो टीआरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नंबर 3 जो पॉइंट है इसका 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि टीआरएनए एमआरएनए पर प्रेजेंट कोडोन को ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है। अब जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का काम क्या है? अपने बात की थी कि जो एमआरएनए होता है, अपने कहा था एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए पर अपने को पता है कि जो कोडोन प्रेजेंट रहते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं कि जो कोड होते हैं वो कोड प्रेजेंट रहते हैं। और 3 जो कोड होता है उसका जो समूह होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। तो एमआरएनए पर जो कोडोन प्रेजेंट है, ये जो कोडोन होंगे, इन कोडोन के लिए जो एंटी कोडोन होता है वो एंटी कोडोन किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है? टीआरएनए पर प्रेजेंट रहता है। यानी कि किस प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, ये बात तो किसमें सूचना किसमें प्रेजेंट रहती है? अपने को पता है कि एमआरएनए है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर ये सूचना प्रेजेंट रहती है कि अपने को किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करना है। और ये काम होता है, यानी कि अब ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? जब टीआरएनए राइबोसोम के ऊपर आ जाता है, इसके साथ में अटैच हो जाता है, और इसके लिए जब एंटी कोडोन इसके साथ में अटैच होते हैं तभी क्या है कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। अपना पता है कि जो स्टार्ट कोडोन होता है उसको अपने AUG कहा जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है कि इसके लिए एंटी कोडोन प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए विभिन्न टाइप के जो एमाइनो एसिड होते हैं उन एमाइनो एसिड को राइबोसोम पर प्रेजेंट आरआरएनए पर लाने का जो काम होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? टीआरएनए के द्वारा किया जाता है। ये बात अभी आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही। जैसे अपने स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए पढ़ेंगे, क्लोरलिक मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगी कि अमाइनो एसिड जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट रहता है, एंटी कोडोन कहां पर प्रेजेंट रहता है। अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि जो टीआरएनए होता है उससे टीआरएनए के ऊपर क्या है?
ये जो टीआरएनए है यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीकोडोन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये टीआरएनए घूमता हुआ आता है किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर राइबोसोम पे आता है और राइबोसोम पर आने के बाद में जो आरएनए होते हैं, इनकी राइबोसोम आरएनए होते हैं उसके साथ में अटैच होता है और यहाँ से जो एंटीकोडोन होते हैं, ये जो साइट होती है वो एमआरएनए के साथ में और ये जो साइट है वो राइबोसोम के साथ में अटैच होने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से जो एमाइनो एसिड होता है उस एमाइनो एसिड का जो ग्रुप होता है वो यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग जो टीआरएनए होता है वो अलग अलग टाइप का जो एमाइनो एसिड जो होता है उसको कैरी करने का काम करता है, उसको ले जाने का काम करता है। ये नहीं है कि एक ही टाइप का आरएनए होगा या एक ही टाइप का टीआरएनए होगा, वो एक अलग अलग टाइप की जो एमिनो एसिड होती हैं उनको ले जाने का काम करता है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग टाइप के जो टीआरएनए होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के जो एमाइनो एसिड होते हैं उनको ले जाने का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट इसमें क्या है कि सेल के टोटल आरएनए का जो टीआरएनए होता है वो 10 से 15% पार्ट बनाने का काम करता है। तो टोटल जो आरएनए होता है उसका 10 से 15% जो पार्ट होता है टोटल आरएनए का वो किसके द्वारा बनाया जाता है, जो टीआरएनए होता है उसे टीआरएनए के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे टीआरएनए को अपने बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम कुछ और भी हैं, वो नाम कौन कौन से हैं। टीआरएनए को क्या बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है और सुपरनेटेड आरएनए भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में एडोप्टर आरएनए भी इसको कहा जाता है। सोल्यूबल आरएनए की घुलनशील आरएनए के घुल जाता है ये, तो इसलिए घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। उसके बाद में एडोप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं, तो ये एडोप्टर आरएनए इसको क्यों बोलते हैं, तो एडेप्टर आरएनए इसको कहा जाता है क्योंकि ये अडेप्ट करने का काम करता है, अमाइनो एसिड को अडेप्ट करता है, जो एंटीकोडोन होते हैं उनको लेकर क्या है यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में लाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके कारण इसको सोल्यूबल आरएनए, एडेप्टर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इसको कहा जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल जो होता है, टीआरएनए का मॉलिक्यूल 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर क्या है, टीआरएनए के अंदर 70 से 80 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर टीआरएनए का निर्माण होता है और टीआरएनए का प्रत्येक जो मॉलिक्यूल होता है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या है, इन चीज़ों के बारे में अपने पीछे की जो क्लासेस हैं वहाँ पर अपने डिस्कस करके आए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को देखिएगा ताकि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए और इजी हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि यह बीच बीच में मुड़कर स्वयं के ऊपर क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है, स्वयं के ऊपर ही वलित हो जाता है, जिससे इसकी दो आर्म एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। अब ये क्या कहता है, अपने को पता है कि जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है। अब जो टीआरएनए होगा वो क्या है, बीच बीच में से कहीं मुड़कर अपने ऊपर क्या है, कोइल हो जाता है। इस प्रकार से कोइल होकर इसके क्या है, दो आर्म यानी कि दो भुजाएं बन जाती है। देखने पर लगता है कि ये डबल स्ट्रैंड साथ अपने को दिखाई देता है, लेकिन रियल में क्या है कि वो एक ही स्ट्रैंड है जो क्या है अपने ऊपर कोइल हो जाने के बाद में ये कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंड के रूप में अपने को दिखना स्टार्ट हो जाता है या दिखने लग जाता है। उसके बाद में नोट में अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो चेन होती है यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है उसका जो 3 प्राइम एंड है जिसमें एमाइनो एसिड जुड़ते हैं जो CAA बेस सीक्वेंस में तथा 5 प्राइम एंड जो होता है उसको G या ग्वानलिक एसिड बेस में समाप्त होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो एक बार इसको केवल लिख लीजिएगा, बाद में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर अपने पूरी स्ट्रक्चर की बात करते अपने कहा था इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज होगलैंड ने की थी। इसके बाद में क्या है, ये 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना होता है। एक जो मॉलिक्यूल होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अमाइनो एसिड को कैरी करता है, एंटीकोडोन इस पर प्रेजेंट रहते हैं, वो जाकर क्या है
जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसके साथ में अटैच होता है, और इसके जो एंटी कोडोन साइट होती है वो एमआरएनए जो होता है उसके जो कोडोन होते हैं उसके साथ में अटैच होती है। यहाँ पर अपने को इतनी बात का ध्यान में रखना है। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक फीचर हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर कि जो टीआरएनए मॉलिक्यूल की जो चेन होती है, चेन के घुमाव पर 3 नाइट्रोजन बेसेस का एक निश्चित सीक्वेंस होता है जो एंटी कोडोन का निर्धारण करता है। अगर अपने बात करते हैं टीआरएनए की, देखो यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं टीआरएनए की इस प्रकार से, ये मान लीजिए कि एक है टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, यहां पर ये टीआरएनए इसका ये 3 प्राइम एंड हो गया और ये कौन सा हो गया इसका 5 प्राइम एंड हो गया। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अभी क्या कहता है कि टीआरएनए मॉलिक्यूल की जो चेन होती है उसका ये जो घुमाव है, यहां पर अपने घुमाव की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, 3 नाइट्रोजन जो बेस होते हैं उनका क्या है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, एक निश्चित क्रम प्रेजेंट रहता है। और ये जो निश्चित क्रम जो होता है, ये जो सीक्वेंस जो होता है, अपने बात करते हैं यहाँ पर यू ए अगर यहाँ मान लीजिए कि ये कोई एक सीक्वेंस है, तो इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस होगा यहाँ पर किसका, नाइट्रोजन बेस का, ये सीक्वेंस क्या करता है, एंटी जो कोडोन होता है उस एंटी कोडोन का क्या करता है, निर्धारण करता है, जो आगे चलकर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नोट में अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर नोट की बात करते हैं तो ये जो कंपटीशन है उसके नजरिए से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या कहता है कि टीआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है, अभी अपने बात की थी कि यहाँ पर एक जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनकी चेन से मिलकर यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या है इनका निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार से यानी कि जो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड किस क्रम में प्रेजेंट है या कौन सा यहाँ पर कोडोन होगा, किस प्रकार से कौन सा कोडोन जो होगा वो किस प्रकार के एमाइनो एसिड को कैरी करेगा, या किस प्रकार का जो टीआरएनए उसके साथ में किस प्रकार का एमाइनो एसिड अटैच होता है। तो इस बात को सर्वप्रथम किसने, रॉबर्ट हॉले, इसके अलावा रॉबर्ट हॉले ने ज्ञात किया था। और इस कार्य के लिए खुराना निरेनबर्ग को 1968 में यानी कि रॉबर्ट हॉले, खुराना निरेनबर्ग को क्या है 1968 में क्या है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए, टीआरएनए के अंदर जो सीक्वेंस होते हैं उन सीक्वेंस का निर्धारण करने की जो खोज की थी, इसके लिए हॉले और खुराना और निरेनबर्ग को क्या है नोबेल प्राइज से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर टीआरएनए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इसका क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल की बात करते हैं तो ये किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। टीआरएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो मॉडल दिया गया था उस मॉडल को अपने क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। तो यहाँ से ये अपना टॉपिक स्टार्ट होता है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। इससे पहले अपने जो बात की थी वो बेसिक फीचर ऑफ टीआरएनए के बारे में बात की थी कि टीआरएनए में क्या क्या विशिष्टताएं पाई जाती हैं उनके बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्लोवर लीफ मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात की थी कि जो टीआरएनए होता है या कोई भी जो आरएनए है वो क्या है सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है। और अपने कहा था कि जो टीआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है और कहीं कहीं पर अपने ऊपर मुड़ के ही क्या करता है कोइल हो जाता है। और इसके बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अपने क्या एक दूसरे ऊपर कुंडलित होने की, जैसे अपने को ये डबल स्ट्रैंड के रूप में दिखाई देता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड का ही होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, या ये जो मॉडल है ये मॉडल किसका है, ये टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है इसको टीआरएनए क्लोवर लीफ मॉडल इसको कहा जाता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या क्या है, अगर आप अपने बात करते हैं टीआरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल की, अपने जैसे अपने बात करते हैं कि कोई भी जो स्टैंड होता है, अपने कहा था इसके जो 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है 3 प्राइम एंड और एक होता है 5 प्राइम एंड।
है ना। 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम किस बेस पे बने हैं, अपने बात की थी कि जैसे अपने जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी बात करते अपने कहा था कि जो पेंटोज शुगर है नाइट्रोजन बेस है और जो फास्फोरिक एसिड है, इनके आपस में जुड़ने से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब जो नाइट्रोजन बेस और इसके बाद में जो फास्फोरिक एसिड और जो पेंटोज शुगर है, इनके आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कौन से प्राइम पे होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या है 3 प्राइम और 5 प्राइम इनको दिया जाता है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम इनको रखा जाता है। अब ये जो tRNA है इसकी अपने बात की थी कि ये जो साइट है यहां पर आपको दिख रही है, इसको अपने क्या बोलते हैं 3 प्राइम एंड इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं 3 प्राइम एंड बोलते हैं। और ये जो 3 प्राइम एंड होता है इसको एक्सेप्टर एंड भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टर एंड इसको बोलते हैं। और ये जो एक्सेप्टर एंड होता है इसको एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट भी इसको कहा जाता है। एक्सेप्टर एंड भी आप बोल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब इसको एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए क्या है अपनी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो साइट होती है यहाँ पर क्या होता है, जो एमाइनो एसिड होता है वो एमाइनो एसिड इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये इसको अपने एमाइनो एसिड आर्म कहा जाता है। ये जो आर्म होती है इस आर्म को क्या बोलते हैं एमाइनो एसिड आर्म या एमाइनो एसिड भुजा कहा जाता है। टोटल आर्म की बात करते हैं तो जो क्लोर लीफ मॉडल जो होता है tRNA का, उसमें टोटल आर्म कितनी होती है 4 आर्म होती है। एक आर्म कौन सी होती है, एक होती है एमाइनो एसिड आर्म, एमाइनो एसिड आर्म या एमाइनो एसिड भुजा इसको कहा जाता है। ये साइट कौन सी होगी इसकी एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट हो गई। और यहाँ पर इस जो आर्म है इस आर्म इसकी भुजा को क्या बोलते हैं एमाइनो एसिड आर्म इसको कहा जाता है। उसके बाद में अब ये जो स्टैंड इसका है आगे चलकर अपनी बात की थी क्या होता है, ये कोइल हो जाता है, बीच बीच में क्या है मुड़ जाता है। तो कोइल होने की वजह से क्या है यहाँ पर एक घुमाव हो जाता है और एक आर्म यहाँ पर बन जाती है। इस आर्म को क्या बोलते हैं टी साई सी आर्म इसको कहा जाता है। इस आर्म को क्या बोलते हैं टी साई सी आर्म कहते हैं। और ये जो लूप यहाँ पर बनता है इस लूप को क्या बोलते हैं टी साई सी लूप कहा जाता है। यहाँ पर कोई लूप नहीं बन रहा है इस साइड पे, तो ये साइट जो है इसको अपने क्या बोलते हैं एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। और यहाँ पर जो लूप बनता है इसके बाद ये जो आर्म आगे आती है वो दूसरी जो ये आर्म है इस आर्म को अपने क्या कहा था, इस आर्म को टी साई सी आर्म कहा था। और इस आर्म पे टी साई सी जो आर्म है इस आर्म पे जो लूप बनता है उस लूप को क्या बोलते हैं टी साई सी लूप इसको कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या है, यहां पर अपने आगे बढ़ते हैं तो टी साई सी जो लूप जो होता है इस लूप को राइबोसोमल रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कहा जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं राइबोसोमल रिकॉग्नाइजेशन साइट, यानी कि राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट यानी कि राइबोसोम जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का जो काम होता है ये इसका काम किस आर्म का होता है, इस आर्म यानी कि टी साई सी जो लूप है या ये टी साई सी जो आर्म होती है इस आर्म को कहा जाता है। और ये जो साइट यहाँ पर बनती है इस साइट को अपने क्या बोलते हैं राइबोसोमल रिकॉग्नाइजेशन साइट या इसको रिकॉग्नाइजेशन साइट फर्स्ट भी कहा जाता है।
इसको अपने क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट फर्स्ट भी इस साइट को कहा जाता है। इसके बाद में ये जो आर्म होती है इसको अपने बोलते हैं वाइब्रल आर्म, या इसको अपने लैंप आर्म भी अपने इसको कह सकते हैं, या ये जो आर्म होती है इसको एक्स्ट्रा आर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये आर्म हल्का सा एक छोटी सी आर्म बनती है, इस आर्म को अपने एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म भी इसको कहा जाता है। ये वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है। उसके बाद में इससे आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद में ये जो यहाँ पर साइट बनती है, इस साइट को अपने क्या बोलते हैं, इस साइट को एंटीकोडोन साइट कहा जाता है। इस साइट को क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन साइट कहते हैं। क्यों कहते हैं एंटीकोडोन साइट, क्योंकि ये जो साइट होती है इस साइट के ऊपर वो जो 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की अपने बात की थी, वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो होता है उनका जो अनुक्रम जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और ये जो साइट होती है ये आगे चलकर जो mRNA होता है उस mRNA के साथ में क्या हो जाती है, अटैच होती है। और यहाँ पर अटैच होने के बाद में यहाँ पर जो कोड होता है उस कोड को क्या करती है, ये तोड़ने का काम करती है, यानी कि इसका क्या है, एंटीकोडोन प्रेजेंट है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो mRNA है यहाँ पर क्या है, इसका ये लॉक प्रेजेंट होता है, ताला प्रेजेंट होता है, यानी कि किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करना है वो यहाँ पर भी क्या है, लॉक है। लेकिन जैसे ये tRNA वहां पर आएगा, आने के बाद इसके बाद अटैच होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये tRNA की जो एंटीकोडोन साइट है ये किसका काम करती है, ये की का काम करती है, चाबी का काम करती है, और इस लॉक को क्या कर देती है, ये खोल देती है। उसके बाद में जैसे ही इस लॉक को खुलता है तो यहाँ से जो ये एमाइनो एसिड होता है, ये एमाइनो एसिड क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और ये जो tRNA होता है वो नेक्स्ट जो राइबोसोम की साइट होती है, राइबोसोम के अंदर 3 साइट वहां पर होती है। जब अपने राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहां पर अपने डिस्कस इसको कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट साइट पे चला जाता है। ये जो साइट होती है यहाँ पर नया जो tRNA होता है नए कोडोन के साथ में और नए एमाइनो एसिड के साथ में यहाँ पर पहुंच जाता है, या यहाँ पर क्या है, ये आ जाता है। उसके बाद में ये जो एंटीकोडोन साइट जो होती है, अब यहाँ पर ये जो इसकी आर्म होती है इसको अपने एंटीकोडोन आर्म भी कह सकते हैं, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं, मिडिल आर्म या एंटीकोडोन आर्म इसको कहा जाता है। तो ये जो आर्म हो गई ये कौन सी होगी, एंटीकोडोन आर्म। और ये जो लूप हो गया कौन सा हो गया, एंटीकोडोन लूप हो गया। और साइट कौन सी होगी, एंटीकोडोन साइट। ठीक उसी प्रकार से ये जो आर्म थी टी साइन सी आर्म थी, यहाँ पर लूप जो हो गया वो कौन सा हो गया, टी साइन सी लूप हो गया, या राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट इसको कहा जाता है, या आपने कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट फर्स्ट अपने इसको कह सकते हैं। तो ये पहली साइट यहाँ पर अपने बात की थी, एक आर्म ये हो गई, ये सेकंड आर्म हो गई, ये थर्ड आर्म हो गई। अपने बात की थी टोटल कितनी आर्म होती है, 4 आर्म होती है। तो ये जो आर्म होती है ये नंबर है 4 आर्म होती है। इसको अपने क्या बोलते हैं, DHU आर्म इसको कहा जाता है, या इसको अपने कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट सेकंड इसको कहा जाता है। इसका काम क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट सेकंड भी अपने इसको कह सकते हैं। अब ये जो रिकॉग्निशन साइट सेकंड जो है, अब इसकी जो आर्म होगी इसको अपने क्या बोलते हैं, DHU जो आर्म होती है DHU आर्म कहा जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डाई हाइड्रो यूरिडीन, इसका जो यहाँ पर नाइट्रोजन जो बेस होता है वो कौन सा होता है, डाई हाइड्रो यूरिडीन नाम का जो नाइट्रोजन बेस होता है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली अपने बात करते हैं कि 4 टाइप के क्या है नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। अब थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या जाता है, यूरेसिल आ जाता है। लेकिन जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के अंदर इन 4 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनके अलावा कुछ और नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट रहते हैं। तो DHU जो है, DHU का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाई हाइड्रो यूरिडीन, डाई हाइड्रो यूरिडीन। डाईहाइड्रो यूरिडीन नाम का जो ये बेस होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और इस साइट को अपने शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, DHU, यानी कि डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप इसको कहा जाता है। और आर्म जो होती है इसको DHU आर्म अपने इसको कह सकते हैं। उसके बाद में
अगर नेक्स्ट अपने मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसके बाद में ये जो इसके अंदर बीच में आपको भाग दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये इसके नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये क्या है, सारे के सारे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। और ये जो 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड अपने बात की थी, ये जो इसका एंड होता है जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, इसको अपने बोलते हैं 5 प्राइम एंड, या इसको अपने किससे शो करते हैं, जी से भी इसको क्या है शो किया जाता है। जी का मतलब होता है ग्वानिलिक एसिड बेस जो होता है वहां पर समाप्त हो जाता है। कौन सा, ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड पे क्या है ये समाप्त हो जाता है, या ग्वानिलिक एसिड जो होता है इस पर आकर क्या है ये खत्म हो जाता है। जी से क्या मतलब है, जी से मतलब है ग्वानिलिक एसिड, ये जो 5 प्राइम एंड होता है इस 5 प्राइम एंड पे खत्म हो जाता है। और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है ये किसकी है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में इसको दिखाया जाता है, या क्लोवर लीफ मॉडल में इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्या है कि रॉबर्ट होले ने 1964 में हिस्ट में टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड एनालिसिस बेस पर टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल प्रेजेंट किया था। और टीआरएनए 4 आर्म प्रेजेंट रहती है, जिसमें एक आर्म क्या होती है, एंटी कोडोन युक्त होती है, जिसकी अभी अपने बात की है। तो अभी अपने जो क्लोवर लीफ मॉडल की बात की है, ये क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, रॉबर्ट होले ने दिया था। तो स्टार्टिंग अपने बात भी की थी, किसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट होले ने की थी। तो रॉबर्ट होले ने 1964 के अंदर हिस्ट के अंदर क्या है, टीआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स का क्या किया था, एनालिसिस किया था, और इसके बेस पर टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो इन्होंने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि क्लोवर लीफ मॉडल में 87 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रत्येक टीआरएनए मॉलिक्यूल में क्या है, विशिष्ट 4 साइट प्रेजेंट रहती है। अपने 4 आर्म की भी बात की थी और 4 साइट की भी बात की थी, वो अपने पीछे के डायग्राम में अपने इसको चेक कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि क्लोवर लीफ मॉडल में 87 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो टीआरएनए होता है उसमें 4 साइटें प्रेजेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि जो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट नंबर 1 जो साइट है, अपने 4 साइटों की बात की थी, 4 साइट में नंबर 1 क्या है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट की अगर बात करते हैं, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट क्या चीज होती है, तो इसमें क्या है कि यह अमाइनो एसिड के 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होती है, और इसमें राइबोसोम का OH ग्रुप पेयरिंग करता है, और यह OH ग्रुप एटीपी की प्रेजेंस में किसी विशिष्ट अमीनो एसिड के साथ में जुड़कर अमाइनो एसाइल टीआरएनए का निर्माण करता है। उसके बाद में 2 नंबर जो साइट थी इसको अपने बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो इस साइट जो होती है, इस साइट पर जो बेस होता है, बेस सीक्वेंस होता है, जो टीआरएनए को उपयुक्त एमाइनो एसिड के साथ में ऐड होने के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है। नंबर 3 इसकी थी एंटी कोडोन या कोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो ये जो साइट होती है, अपने बात की थी कि 3 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, एमआरएनए के पर जो कोडोन होते हैं उन कोडोन को ट्रांसक्रिप्ट करने का जो काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है नंबर 4 राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट। यह अपने बात की थी कि जो रिकॉग्निशन साइट सेकंड जो होती है उसकी अपने बात की थी। तो ये क्या करती है, ये जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम से ऐड होने का जो काम होता है वो इस साइट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का सिंथेसिस किससे होता है, तो अपने बात की थी, जैसे सभी अपने आरएनए की पहले बात की थी कि जो डीएनए होता है उस डीएनए से होता है, तो ठीक उसी प्रकार से इसी डीएनए से क्या है, टीआरएनए का निर्माण होता है। और जो डीएनए का एक विशेष रीजन होता है, उस विशिष्ट रीजन या साइट से क्या होता है, टीआरएनए का निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद में क्या है, डीएनए टेम्पलेट के ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ विशिष्ट साइट नाइट्रोजन बेस में क्या हो जाते हैं, इसकी चेंज हो जाती है। अपने बात की थी कि जैसे थाइमीन है तो वो किस में चेंज होता है, यूरेसिल के अंदर चेंज हो जाता है। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होती है या आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर अपने नेक्स्ट जो जेनेटिक्स का जो कोई टॉपिक होगा उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।